तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन मो को देख पाते जो कि ड्रैगन किलिन पर सवार होकर काफी तेजी से निकल पड़ा था। वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द एम्परर के पास पहुंचना चाहता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम इंपीरियल एडवाइजर और सान यांग को देख पाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद हमें इंपीरियल एडवाइजर दिखाए गए। उनकी वाइफ उन्हें बताने लगी कि ग्रेट डाचू रुइंस का इतिहास मैंने पढ़ा है। मैं तो बस दुआ करूंगी कि हमारा यांगकांग नेशन दूसरा डाचू ना बन जाए। हमें कुछ भी करके यांगकांग नेशन को बचाना होगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर यांगकांग की बॉर्डर है, मगर वहाँ पर ज्यादा बर्फ नजर नहीं आ रही। शायद सिपाहियों ने स्नो को हटा दिया है। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि स्नो को हटाने से कैटास्ट्रोफी रुकनी तो नहीं वाली। मुझे जानना पड़ेगा कि आखिर इस स्नोफॉल का सोर्स है कौन। मेरी जानिए दुनिया काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर गॉड्स और डीमन कभी मरते नहीं और चोर चोरी करना नहीं छोड़ते। तो मैं भी इस कैटास्ट्रोफी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे आसमान की तरफ रवाना हो गए। उनकी वाइफ सान यांग को उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। यांगकांग पर एक लंबे अरसे से स्नोफॉल होता जा रहा था, मगर किसी ने आसमान को चेक करने की जरूरत नहीं दिखाई। कोई जानना ही नहीं चाहता था कि स्नोफॉल के पीछे असली रीजन है कौन। मगर इंपीरियल एडवाइजर की तो बात ही कुछ और है। वो हर एक चीज का रेजोल्यूशन निकालने के लिए उसकी गहराइयों तक जा सकते, और यही रीजन था कि वो आसमान की गहराइयों को चीरते हुए काफी आगे पहुंच गए। और मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा ये कारनामा और कोई कर सकता था। और फाइनली वो उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर उनके सामने एक बहुत बड़ा गोर्ड था, जिसके अंदर से लगातार स्नोफॉल रिलीज हो रही है। वेल एक डेटी बड़े आराम से बैठकर उस स्नोफॉल को रिलीज कर रहा था। अब ये जेड हैंड वाला बंदा कोई डेटी है या डीमन है, इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। और इसके बारे में इंपीरियल एडवाइजर भी जानना चाहते हैं। वो कहने लगे कि तुमने स्नोफॉल करके पूरी यांगकांग को बर्बाद कर दिया। मुझे बताओ तुमने इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई। एडवाइजर की आंखों में इस बंदे के लिए नफरत थी। अब वो कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये सीन कट होकर हमें सीधे बैटल ग्राउंड दिखाई गई, जहाँ पर डाविस मास्टर सबको बता रहा था कि गॉड्स का जन्म हुआ नेचर से। उसको शेप दिया ग्रेट डाओ ने, और डाओ खुद नेचर को फॉलो करता है। अगर हम कल्टीवेटर्स की बात की जाए तो हम सभी लोग गॉड्स की प्राइमल एनर्जी से ही क्रिएट हुए। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा नेचर गॉड्स की एनर्जी का करिश्मा है। जब डिवाइन पावर बदलती है तब उसके साथ लॉज भी बदल जाते, और जब लॉज बदलते हैं तब उसके साथ बदलता है ग्रेट डाओ। तो जैसा कि मैंने बताया था, डाओ हमेशा नेचर को फॉलो करता है, इसलिए जब भी डाओ बदलेगा तब हेवन एंड अर्थ भी बदल जाएंगे। तभी मास्टर उलाई कहने लगे कि इस बार हेवन एंड अर्थ पूरी तरह से बदल गया, और इसी वजह से हमें स्नो डिजास्टर झेलना पड़ रहा। इस तबाही से बस एक ही बात साबित होती कि ये गॉड्स का क्रोध है। उन्होंने हमें पनिश किया। हालांकि उनका ये लेक्चर सुनकर यांगकांग के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही सब देखकर एक मॉन्क उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम सब के सब मॉन्स्टर्स हो। तुम में तो इतनी भी अकल नहीं कि गॉड्स की पूजा की जाए। तुम तो गॉड्स को रिस्पेक्ट भी नहीं करते, और इसी वजह से स्नोफॉल के डिजास्टर ने न जाने कितने सारे मासूमों को मार दिया। तुम्हारे पापों की सजा उन मासूमों को भुगतनी पड़ी। जिस पर एल्डर लिंगशु बताने लगे कि हमने नॉलेज को हर एक प्रैक्टिस में अप्लाई करना चाहिए। जो बंदा नॉलेज का यूज नहीं करता उसे कभी भी ट्रू अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं होती। और मास्टर चांग तुम भी ऐसे ही हो। तुमने सरफेस तो देखा लेकिन उसके नीचे दबी सच्चाई को देखना नहीं चाहते, और इसी से ये बात साबित होती कि तुमने अभी तक कल्टीवेशन में कोई खास इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। जिस पर मास्टर चांग कहने लगा कि तुम सबके सब एरोगेंट और ब्लाइंड हो। अगर तुम भी डाओ ऑफ हेवन के विल को फॉलो करते तो समझ जाते कि ये सब गॉड का ही कहर है। हम तो हेवन की रिस्पेक्ट करते और हमेशा करते रहेंगे। जिस पर एम्परर कहते हैं कि हाँ यही तो रीजन है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग अच्छे नहीं लगते। तुम लोग दिन भर गॉड्स की पूजा करते हो और मॉन्क्स के सामने अपना सिर झुकाते हो, मगर असल दुनिया में क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता। तुम लोग तो अपने माउंटेन से नीचे उतरना भी पसंद नहीं करते, इसलिए दुनियादारी की बातें मेरे सामने ना करो। अगर बात मेरे ऑफिशियल्स की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से खुद को आम लोगों के लिए झोंक दिया। वो हर पल दूसरों की मदद कर रहे हैं। उनके दिलों में कोई गॉड या हेवन नहीं जिनकी वो पूजा करते, बल्कि इनके दिलों पर तो कॉमन लोग राज करते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया जिसमें देवता फेल हो चुके हैं। अगर मैं एक सेकंड के लिए डाविस मास्टर की बातों पर तवज्जो दूं तो इससे बस एक ही बात साबित होती कि देवता ही इस तबाही के जिम्मेदार हैं। देवताओं का काम है सबकी हिफाजत करना, लेकिन मेरे लोग ही उस काम को पूरा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मेरे ऑफिशियल्स ही सच्चे देवता हैं। जो सुनकर डाविस मास्टर कहने लगा कि तुमने तो अपने ऑफिशियल्स को देवताओं का दर्जा दिया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे ऑफिशियल्स देवता
है, मगर वो तो गुलामों जैसे कॉमन लोगों के काम कर रहे हैं। इन नॉर्मल लोगों के आगे पीछे दुम हिलाना तो हेवनली डीमन सेक्ट की ही टीचिंग है। उन्होंने छोटे मोटे टूल्स बनाकर देवताओं को रिप्लेस किया। उन्हें ऐसा लगता है कि कॉमन लोगों को सर्व करने से उन्हें नेक दिल माना जाएगा, मगर सच्चाई तो ये है कि किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट ने हमेशा गॉड्स का अपमान किया। और हाँ योर मैजेस्टी, आपकी बातों से ऐसा फील हो रहा कि आप इंपीरियल एडवाइजर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, और वो एडवाइजर इन्फ्लुएंस था हेवनली डीमन सेक्ट से, यानी कि आप इनडायरेक्टली हेवनली डीमन सेक्ट की टीचिंग को अपना रहे हो। वो लोग डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर हैं और हम हैं राइचस पाथ के फॉलोअर। एक एम्परर होने की वजह से आपने हमेशा राइचस पाथ को फॉलो करना चाहिए। जिस पर एम्परर यानफिंग कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे राइचस पाथ की टीचिंग अच्छी नहीं लगती, तुम लोग खुद कोई एक्शन नहीं लेते बल्कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हो। इससे अच्छा तो ये है कि मैं हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करके उनका लीडर बन जाऊं। वैसे भी मुझे मिराकल हीलर किन्मो का सेक्ट काफी ज्यादा पसंद है। भले ये सुनकर ही तीनों ओल्ड डीमंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं पर मास्टर उलाई कहने लगे कि योर मैजेस्टी, आपने तो डिमोनिक पाथ को पूरी तरह से अपना लिया है। साथ ही डाविस मास्टर कहने लगे कि अब हमें एम्परर को कन्विंस करने के लिए अपनी एनर्जी जाया करने की कोई जरूरत नहीं। इस बंदे ने ऑलरेडी डिमोनिक पाथ को चुन लिया है, तो चलो मेरे साथियों अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। एम्परर को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का वक्त हो चुका है। जो सुनते साथ ही तीनों ओल्ड डीमंस फटाफट से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वहीं पर एम्परर के लोग भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए, मगर कुछ देर के लिए ही सही, मगर इन्हें अपनी बैटल को रोकना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक मॉर्टल अपने बड़े से ऑक्स के साथ पहुँच गया था। उसने देखा कि ये पावरफुल लोग बैटल करने की फिराक में हैं, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसलिए वो डर के मारे अपने ऑक्स को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके जाते साथ ही ये लोग दोबारा से फाइटिंग के लिए तैयार हो गए, मगर एक बार फिर से इन्हें रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक और बंदा पहुँच चुका था। वो भी इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वेले कल्टीवेटर्स भी अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए सबके सब हवा में फ्लोट करने लगे। और तभी उन्हें वो कार्ट वाला बंदा दोबारा से नजर आया। इस बार वो बिल्कुल भी पैनिक नजर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर एक स्माइल है। और इस बार इस कार्ट में एक लेडी भी बैठी हुई थी, जिसने कर्टन को हटाते हुए सीधे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। और अब उस टेलीपोर्टेशन एरी से न जाने कितने ही सारे लोग बाहर आ गए। साथ ही कार्ट में बैठे हुए दो बूढ़े लोग भी अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। वेल ये था किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट। वेल उनमें से ब्लैक गार्डियन सबको बताने लगा कि मैं हूँ हेवनली डीमन सेक्ट कॉन्ग लिंगशियान। वहीं पर दूसरी बंदी बताने लगी कि मैं हूँ हेवनली डीमन सेक्ट की व्हाइट गार्डियन, मुझे शुई भी नाम से जाना जाता। वेल इधर डाविस मास्टर और मास्टर उलाई तो इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। डाविस मास्टर कहने लगे कि हमें बस 2 ऑक्स कार्ट नजर आई थी, और देखो उन 2 ऑक्स के अंदर से ही न जाने कितने ही सारे लोग पॉपअप हो गए। यहाँ पर टोटल 16 लोग आ चुके हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि हेवनली डीमन सेक्ट को नौटंकी करना काफी अच्छे से आता। ये लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते थे, मगर इन्हें अपनी एंट्री को यादगार बनाना था। जिस पर ब्लैक गार्डियन कॉन्ग लिंगशियान बताने लगा कि हम तो मार्शल वर्ल्ड में भटकने वाले कल्टीवेटर्स हैं, तो अपनी अर्निंग कमाने के लिए हमें थोड़े बहुत नौटंकी करनी पड़ती, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे रईस लोगों को हमारा ये ड्रामा पसंद आया होगा। साथ ही व्हाइट गार्डियन शुई भी सबको बताने लगी कि हमारे सेक्ट लीडर किन्मो न्यू ईयर पर घर जाना चाहते थे, मगर जाने से पहले उन्होंने हमें बता दिया था कि हमने एम्परर यानफिंग पर नजर रखनी है। शायद हमारे मास्टर पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों बुढ़े लोग उन्हें मारना चाहते हो। अब अगर एम्परर यानफिंग की जान खतरे में है तो भला हम चुपचाप से तमाशा कैसे देख सकते? हमें तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। वेल ये सारी बातें सुनकर एम्परर यानफिंग भी काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि किन्मो ने उन्हें बचाने के लिए पहले ही प्लानिंग बना के रखी थी। और अब हम देख पाते हैं किन्मो को, जो कि अपने डेस्टिनेशन से अभी भी काफी ज्यादा दूर था, मगर इतनी दूरी पर होकर भी उसे काफी टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस होने लगा। उसे इतना तो समझ आ जाता है कि आज यहाँ पर एक ग्रेट बैटल होने वाली है और उसे कुछ भी करके इस बैटल में शामिल होना पड़ेगा। इधर एम्परर के साइड में 2 पोर्टल्स ओपन हो गए, जिसमें से हेवनली डीमन सेक्ट के हेवनली किंग्स बाहर आ जाते हैं। वेल इन दोनों एल्डर्स को जेड किंग के नाम से जाना जाता था। हेवनली किंग उन लोगों से कहने लगे कि जब हमारे लीडर ने एम्परर यानफिंग की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, तब एम्परर यानफिंग बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थे। अब अगर तुम्हारी वजह से वो मारे गए तो फिर हम हमारे सेक्ट लीडर किन्मो को क्या जवाब देंगे? हमें तो उन्होंने बस एक ही काम दिया था कि एम्परर की हिफाजत करनी है, तो हम इस काम में चूक नहीं सकते, चाहे फिर इसके लिए हमें अपनी जान भी दांव पर लगानी क्यों न पड़ जाए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम लोग एम्परर यानफिंग को मार नहीं सकते।
वेल एम्परर यानफेंग को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारे लोग उनकी मदद करने पहुंच जाएंगे। वहीं पर डाविस मास्टर और रुलाई भी काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर डाविस मास्टर ने कैलकुलेशन बिठाना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट गार्डियन के साथ 2 हेवनली किंग्स आए हैं, साथ ही 12 गार्डियन एल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद है और ये सबके सब लोग एम्परर यानफेंग को प्रोटेक्ट करना चाहते। ये सबके सब डिवाइन ब्रिज रेल्म के काफी फेमस मास्टर्स हैं। हेवनली डीमन सेक्ट के पास 16 पावर हाउसेस हैं। ये तो वाकई काफी फॉर्मिडेबल यंगर जनरेशन होगी। इसी वजह से तो हेवनली डीमन सेक्ट को नंबर 1 डिमोनिक फैक्शन माना जाता। तो अगर हम इन 16 में से कुछ लोगों को मार पाए तो ये हमारा काफी बड़ा फायदा होगा। इस तरह से हम हेवनली डीमन सेक्ट को कमजोर बना सकते। जिस पर मास्टर उलाय कहने लगे कि इन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इनके सेक्ट लीडर किन्मो को इतना भी समझ नहीं आया कि इसमें उसका ही लॉस होगा। उसने बिना कुछ सोची समझी इन लोगों को डेथ मिशन पर भेज दिया। वैसे तो ये लोग कभी हमारा टारगेट थे ही नहीं, मगर अब ये यहाँ पर आए हैं तो जरूर से इन्हें सजा मिलेगी। इधर जनरल किंजियान ने भी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। वो सोच रहे थे कि यहाँ पर दुश्मनों के पास टोटल 13 डिवाइन ब्रिज रेल्म के मास्टर्स हैं। साथ ही इनके पास बहुत ही खतरनाक पावर हाउसेस हैं। मास्टर रुलाई और डाविस मास्टर को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। और अगर हमारी टीम की बात की जाए तो 16 हेवनली डीमन सेक्ट के लोग हैं। साथ ही यांगकांग के 6 ऑफिशियल्स और एम्परर को मिलाकर होते हैं 7 लोग, यानी कि हमारे पास टोटल 24 डिवाइन ब्रिज रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं। यहाँ पर हर एक बंदा एक जीनियस और टैलेंटेड माना जाता और जीनियस के दरमियान की बैटल ब्रूटल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उतने में 3 ओल्ड डीमन में से एक बुढ़ा कहने लगा कि तुम लोग हेवनली डीमन सेक्ट के साथ मिल चुके हो, तुमने राइचस पाथ को धोखा दे दिया। अब तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, हर एक डीमन मारा जाएगा। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहने लगा कि मेरे दोस्तों इन डीमंस का खात्मा करने में मेरा सपोर्ट करो। और इस तरह से यहाँ पर एक बड़ी ही भयानक बैटल का आगाज हो गया। जितने भी अपोनेंट्स थे उनमें से हर एक बंदे ने अपने अपनी धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर डाविस मास्टर ने भी फटाफट से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। उन्होंने जमीन पर आते साथ ही अपनी इनियांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल ये ब्लैक एंड व्हाइट ची पावर थी जो कि एक बहुत ही भयानक फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकती। उनकी एनर्जी बड़ी तेजी के साथ इन सभी लोगों के आसपास रिवॉल्व हो रही थी और जैसे उन्होंने अपनी एरी को फॉर्म किया उन्होंने हर एक बंदे को वहां से दूर करना शुरू कर दिया। उनकी एनर्जी उन बंदों को जकड़ते हुए फॉर्मेशन से दूर ले जा रही थी, यानी कि जितने भी लोग एम्परर को बचाने आए थे उन सभी को एम्परर से दूर कर दिया। अब उस फॉर्मेशन में एम्परर अकेले बचे थे और ये बात उनके साथी भी समझ जाते हैं। इसलिए जनरल किंजियान के साथ कुछ लोग सीधे उनकी तरफ रवाना हो गए। किंजियान बता रहे थे कि ये लोग एम्परर यानफेंग को अकेला करना चाहते हैं। तो एम्परर के जितने भी सपोर्टर्स थे वो फटाफट से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे और ये देखते साथ ही मास्टर उलाई ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। उन्होंने अपने एक आर्टिफैक्ट की मदद से वहां पर गोल्डन पाम को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उन गोल्डन पाम्स ने जमीन को चीरते हुए चारों ओर से एम्परर को घेर लिया था, जिसके चलते इन सभी लोगों के रास्ते ब्लॉक हो गए। अब वो चाहकर भी एम्परर यानफेंग के पास नहीं जा सकते थे। वेल मास्टर उलाई एक गजब का पावर हाउस था, उसका मुकाबला करना इनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो डिवाइन ब्रिज रेल्म के पिक पर पहुंच चुका था। तो जैसे इन लोगों ने उन टाओ पाम को हटाने की कोशिश की इन पर ही बैकलैश होना शुरू हो गए। ये सभी लोग उस पाम से रिलीज होने वाली एनर्जी से काफी पीछे ढकेले गए थे। सो इस तरह से एम्परर 2 फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए। एक तो था डाविस मास्टर का इनियांग फॉर्मेशन और दूसरा था मास्टर रुलाई का केज। साथ ही तब तक डाविस मास्टर ने जितने भी लोगों को अपने साथ लाया था वो एम्परर के लोगों के सामने जाकर खड़े हो गए ताकि ये लोग चाहकर भी इस फॉर्मेशन को पियर्स ना कर सके। वेल यहाँ पर जनरल किंजियान एम्परर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। वो हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों से कहने लगे कि तुम टेलीपोर्टेशन एरी में माहिर हो, इसलिए जल्दी से अपने पोर्टल्स को ओपन करो, हम सब एम्परर यानफेंग के पास जाना चाहते। जिस पर हेवनली डीमन सेक्ट के ब्लैक गार्डियन कॉन्गलिंग शियान बताने लगे कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम लोग चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरी को ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मास्टर उलाई ने स्पेस बैरियर को फॉर्म किया है। इसके अंदर तो कोई भी पोर्टल एंटर नहीं कर सकता। अब ये सुनते साथ ही एल्डर लिंगशु काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने फटाफट से अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। वो कह रहे थे कि ये स्पेस फॉर्मेशन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हम इसमें जबरदस्ती रास्ता पियर्स करेंगे। आफ्टर ऑल ये हमारे एम्परर यानफेंग की सेफ्टी का सवाल है, हमें कुछ भी करके उनके पास जाना होगा। जो सुनकर ओल्ड डीमंस कहने लगे कि हमारे होते हुए तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे।
अगर तुम लोगों ने कोशिश की तो तुम्हारे खून से इस फॉर्मेशन का अभिषेक होगा। और अब मास्टर उलाई की टीम ने एक साथ मिलकर एक और आयरी को फॉर्म कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पर हजारों फ्लाइंग स्वॉर्ड भी पहुंच चुकी थी, जिन्होंने हेवनली डीमन सेक्ट और एम्परर यांगकांग के लोगों को चारों ओर से घेर लिया। और इस तरह से इन पावरफुल कल्टिवेटर्स के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फायर एंड वाटर एनर्जी आपस में टकरा चुकी थी और अब हमें 1 बाय 1 करते हुए इन सभी की बैटल्स दिखाई गई। बेगर सेक्ट का मास्टर एल्डर लिंगशु से भिड़ चुका था। बेगर सेक्ट के मास्टर ने एल्डर लिंगशु पर अटैक करते हुए उन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, मगर तब तक एल्डर लिंगशु ने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी और फिर वो अपने कई सारे ड्रैगन्स लेकर सीधे उस बंदे की तरफ रवाना हो गए। तब तक उस बेगर सेक्ट के मास्टर ने भी अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर लिए थे और अब इन दोनों मास्टर्स में एक बड़ा ही भयानक क्लैश हो गया। साथ ही साथ इनके फॉर्म्स भी आपस में टकरा रहे थे। एल्डर लिंगशु के ड्रैगन्स बेगर सेक्ट के मास्टर के फॉर्म्स को तबाह करना चाहते थे और अब ऐसे ही हमें दूसरे पावर हाउसेस की भी बैटल दिखाई गई। जनरल किन जियान अपने साथियों को बता रहे थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया है, हमें कुछ भी करके फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, वरना ये लोग एम्परर यानफेंग को खत्म कर देंगे। और अब उन्होंने 2 ओल्ड मॉन्स्टर्स के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। ये लोग एक दूसरे पर मुसलसल हमलों की बारिश कर रहे थे। भले एल्डर किन जियान यहाँ पर अकेले थे, मगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैटल ग्राउंड पर गुजार दी है, जिसके चलते उन्हें जंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। दोनों ओल्ड मॉन्स्टर ने एक साथ मिलकर किन जियान पर हमले कर दिए, मगर ये अकेला बंदा ही उन दोनों पर भारी पड़ गया था। साथ ही साथ दूसरी तरफ तलवारों की लगातार बारिश हो रही थी। तभी व्हाइट गार्डियन शुइबी को अकेला देखकर कई सारे बंदों ने उस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, कई सारी फ्लाइंग सोर्स उसके अंदर पियर्स होने के लिए पहुंच चुकी थी, मगर तभी वहां पर ब्लैक गार्डियन कॉन्ग लिंगशियान पहुंच गया। वो आते साथ ही अपनी इवल एनर्जी को स्प्रेड करना शुरू कर देता है, जिसमें वो सभी लोग जकड़े जाने लगे और फिर कॉन्ग लिंगशियान उन्हें पूरी तरह से ट्रैप करने के बाद ऑन दी स्पॉट एक्सप्लोड कर देता है। उसी वक्त एक बंदा ब्लैक गार्डियन को मारने के लिए पहुंच चुका था, मगर व्हाइट गार्डियन बीच में जाकर उसके अटैक को काउंटर कर लेती है और अब इन दोनों ने मिलकर उस बंदे की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी। सिर्फ 2-4 पंचेस के अंदर ही उस बंदे का काम तमाम हो चुका था और अब व्हाइट गार्डियन ब्लैक गार्डियन से कहने लगी कि हमें जल्दी से कैरी को फॉर्म करना होगा। मैं इन कमीने बुड्ढों को जलाकर राख करना चाहती हूँ। अब उसकी ऑर्डर को सुनते साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट के कल्टिवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपनी पावर्स को एक साथ चैनल करते हुए कैरी को फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर में इनकी ब्लड एरी फुल्ली एक्टिवेट हो चुकी थी। अभी देखते साथ ही मास्टर उलाई की टीम भी एक फॉर्मेशन को बना लेती है। वेल, एक सोर्ड फॉर्मेशन था जिसमें से लाखों करोड़ों सोर्ड्स रिलीज होने लगी। वो सारी तलवारें हेवनली डीमन सेक्ट का सफाया करने के लिए काफी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर उनका ब्लड फॉर्मेशन भी कुछ कम नहीं था। उसने उन तलवारों को हिट होते साथ ही वहाँ पर एक्सप्लोजन्स करना शुरू कर दिए। ऊपर से तलवार का मारा था और नीचे सीधी फॉर्मेशन की गजब की पावर। उस ब्लड एरी ने जिस भी चीज को छुआ वो जलकर राख हो गई। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम किन्मो को देख पाते हैं, जो कि उस इलाके में पहुंच चुका था, मगर अभी भी वो बैटल ग्राउंड से काफी ज्यादा दूर है। हालांकि इतना दूर होने के बावजूद भी वो डिवाइन ब्रिज रेल्म के मास्टर्स की अनलिश हुई पावर को विटनेस कर पा रहा था। इससे हम अंदाजा लगा सकते कि वहाँ पर कितनी भयानक बैटल चल रही होगी। अगर कोई नॉर्मल कल्टिवेटर इस ऑरा की चपेट में आ जाए तो ऑन दी स्पॉट मारा जाएगा। किन्मो तो इस बैटल की इंटेंसिटी देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि ये बैटल तो ग्रेट शियांग सिटी से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक है। गाइस, ये बैटल तो भयानक होनी थी क्योंकि इसमें मास्टर उलाई और डाविस्ट मास्टर शामिल हुए हैं, जिन्हें इस दुनिया के सबसे फियर्स पावर हाउसेस के नाम से जाना जाता। किन्मो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाओ, मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा, वरना एम्परर यानफिंग की जान खतरे में पड़ जाएगी। जिस पर ड्रैगन किलिन हाफते हुए कहने लगा कि मास्टर, मेरे में जितनी ताकत है वो सब कुछ मैंने दांव पर लगा दी। अब इससे ज्यादा स्पीड तो मेरी बढ़ ही नहीं सकती। आप यूँ समझ ले कि मैं अपने लिमिट पर पहुँच चुका हूँ। हालांकि किन्मो अच्छे से जानता था कि इसकी लिमिट को बूस्ट कैसे किया जाए। तो कहता है, मेरी मोटी जान, अगर तुम तेजी से भागो तो मैं तुम्हें इसके बदले रिवॉर्ड के तौर पर स्कारलेट फ्लेम पिल के 3 बड़े बड़े टोकरे खिला दूंगा। अभी सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन के मुंह में पानी आ गया
और वो फटाक से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, चाहे अब उसकी जान ही क्यों न चली जाए। मगर वो स्कारलेट पिल के रिवॉर्ड को छोड़ना नहीं चाहता था। और अब हमें एक बार फिर से बैटल ग्राउंड का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एम्परर यानफिंग मास्टर उलाई और डाविस्ट मास्टर से कहने लगे कि तुम दोनों भी डिवाइन ब्रिज रेल्म के पिक पर पहुंच चुके हो। तुम दोनों भी सबसे पावरफुल फैक्शंस के लीडर हो, इसलिए ये बात मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं कि मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा। वैसे तो तुम लीडर हो राइचियस पाथ के, लेकिन यहाँ पर तुमने अपनी राइचियसनेस को छोड़ दिया। मार्शल वर्ड के रूल्स को ब्रेक करते हुए तुम दोनों एक अकेले बंदे का मुकाबला करने आए। अगर ये 1-on-1 मुकाबला होता तो मैं जरूर से तुम्हें हरा देता। वेल, ये बात तुम दोनों भी अच्छे से जानते थे, इसलिए तुम दोनों ने टीम अप होकर मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया। खैर, हम तीनों में मुकाबला तो होके रहेगा, लेकिन उससे पहला मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम दोनों लीडर ने मॉर्टर रेल्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में आज तक टांग नहीं अड़ाई थी, तो आज ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों टीम अप होकर मुझे हंट डाउन करने चले आए? वो कौन है जिसके हाथ की तुम दोनों कठपुतली बन गए? जिस पर मास्टर उलाई बताने लगे कि योर मैजेस्टी, आपने कई सारे बदलाव करके हेवन की विल को डिफाई किया है, और जिस पाथ पर हम दोनों चलते हैं वो है ग्रेट डाउ की पाथ। आपने उसे अपोज किया है। नेचर का ये रूल तो आपको पता ही होगा कि हर एक बंदे को जाना पड़ता और उसकी जगह पर कोई नया आएगा। अब भले ही मास्टर उलाई ने एम्परर यानफिंग को क्लियर जवाब नहीं दिया था, मगर उसकी बातों से वो इतना तो समझ गए कि सबके पीछे क्राउन प्रिंस जिम्मेदार है। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्राउन प्रिंस ने काफी पहले से ही इसका प्लान बनाया था। यांगकांग की कैलामिटी सिर्फ स्नो स्टॉर्म ही नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस भी है, और अब उन्हें खुद पर ही दया आने लगी कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को क्राउन प्रिंस बनाया जो कि उन्हें ही मारना चाहता है। भले ही क्राउन प्रिंस एम्परर का ही बेटा था, मगर उस बंदे ने हमेशा ही अपने बाप को मारने की प्लानिंग बनाई ताकि उसके तख्त को छीना जा सके। और अब इसी गुस्से के साथ एम्परर यानफिंग भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने गोल्डन ड्रैगन से सीधे डाविस मास्टर पर हमला कर दिया था। अब ये देखते साथ ही डाविस मास्टर और मास्टर उलाई फटाफट से पीछे की तरफ हटने लगे, क्योंकि एम्परर यानफिंग के गोल्डन ड्रैगन्स काफी ज्यादा जबरदस्त थे। इन शानदार ड्रैगन्स ने वहां आते साथ ही अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, मगर डाविस मास्टर को किसी भी कीमत पर इस जंग को जीतना था, इसलिए उन्होंने भी अपनी यिन यांग पावर को रिलीज करते हुए उस ड्रैगन को स्मैश कर दिया। और अब एम्परर यानफिंग और डाविस मास्टर के दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हो गया, जिसमें काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल, इन दोनों की स्पिरिचुअल ऑरा से ही पूरा इलाका शेक होने लगा। इधर रुलाई ने देखा कि एम्परर यानफिंग तो डाविस मास्टर को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे, इसलिए वो भी अपने गोल्डन पाम का इस्तेमाल करते हुए एम्परर यानफिंग पर हमला करने के लिए पहुंच गया। अब उस गोल्डन हैंड को देखते साथ ही एम्परर ने डाविस मास्टर को दूर पुश करते हुए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वेल, इस बार उन्होंने यिन यांग की पावर का यूज करते हुए एक ड्रैगन को फॉर्म कर लिया था, और वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने रुलाई के गोल्डन हैंड की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ यहाँ पर एम्परर ने अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया था। वेल, ये थंडर साउंड सेक्ट की एक मूव थी, जिसका यूज करते हुए एम्परर ने गोल्डन पाम के न जाने कितने सारे पेयर्स को क्रिएट कर लिया, जो देखकर मास्टर रुलाई कहने लगा कि एम्परर यानफिंग तो वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। इन्होंने न जाने कितनी सारी डाओ टेक्निक और डिवाइन आर्ट को मास्टर किया है। इन्होंने मेरे थंडर साउंड सेक की मूव के साथ साथ डाओ सेक की सोर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, एम्परर तो इतने बड़े जीनियस है कि उन्होंने डिपार्टिंग सॉरो सोर्ड को भी मास्टर कर लिया। ऐसा कहा जाता कि इस टेक्निक को बस लड़कियां ही प्रैक्टिस कर सकती, लेकिन एम्परर ने तो इस पर भी अपनी पकड़ जमा ली। इधर एम्परर ने न जाने कितनी सारी यिन यांग सिजिल को फॉर्म कर लिया था, जिस पर उनकी डिपार्टिंग सॉरो सोर्ड आर्ट फ्लोट होने लगी, और उन्हीं तलवारों ने आपस में मर्ज होते हुए एक परिंदे को जनरेट कर लिया। एम्परर यानफिंग अपने ओपोनेंट पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, और ये दोनों भी मास्टर्स उनकी स्किल्स देखकर हैरान रह गए। दरअसल एम्परर के पास 9 ड्रैगन इंपीरियल टेक्निक थी। इसे फुल्ली मास्टर करने की वजह से उनके पास जो ऑर्डिनरी आर्ट्स थी वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तब्दील हो गई। वेल, एम्परर की इस पावर को जनरल किन जियान ने भी विटनेस किया। वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके एम्परर ऑलरेडी लेवल ऑफ द डिवाइन पर पहुंच चुके हैं, और उतने में मास्टर उलाई ने एम्परर के साथ हैंड कॉम्बैट शुरू कर दिया। वेल, यहाँ पर एम्परर भी बड़ी तेज रफ्तार के साथ उसके अटैक को काउंटर करने लगे, मगर हम देख पाते हैं कि मास्टर उलाई पूरी तरह से उन पर हावी हो गए, और उसी वक्त एम्परर ने देखा कि डाविस मास्टर भी उन पर अटैक करने पहुंच चुके हैं, तो वो एक साथ ही इन दोनों पावर हाउसेस के अटैक्स को काउंटर करने लगे। डाविस मास्टर कह रहे थे कि अभी तक हमें तो यही लगता था कि इंपीरियल एडवाइजर ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है, लेकिन आज समझ आ गया कि एम्परर यानफिंग भी उससे कम नहीं। साथियों, एम्परर को
सजेशन देने लगे कि उन्होंने एक एम्परर होने की बजाय अपने एक सेक्ट को ओपन करना चाहिए था। वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि आसानी से अपने सेक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे। वहीं पर एम्परर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दोनों साइड से उन पर लगातार प्रेशर रिलीज हो रहा था। मगर गाइस वाकई ये एम्परर इतना ज्यादा अमेजिंग था कि उसने अपनी पूरा जोर लगाते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ ढकेल दिया। साथ ही एम्परर के पास डिवाइन थंडर का एक बहुत बड़ा ऑफ क्रिएट हो चुका था, जिसे देखते साथ ही मास्टर रोलाई और डाविस मास्टर फटाफट से पीछे हट गए। वेल यहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो अपनी तलवार में इनके रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, यानी कि अब उन्होंने भी इन दोनों को खत्म करने का मन बना लिया था। इधर किन्मो भी बैटल ग्राउंड के एकदम करीब पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचने तक क्या हो जाएगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।